स्वागत है आज की ताज़ा खबरों के इस शो में जिसका नाम है कोट्स टुडे हिंदी। मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन और मैं आपको बताऊंगा हिंदुस्तान के सभी कोर्ट से आने वाली आज की ताज़ा अपडेट्स। इन खबरों के बारे में अधिक जानकारी के लिए ज़रूर जाइए www.livelaw.in पे। वैसे तो इन सारी खबरों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो आइए आज के एपिसोड को शुरू करें। आज की सबसे बड़ी खबर में संभल जामा मस्जिद के सर्वे से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। न्यायालय ने मौखिक रूप से सुझाव दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार सांप्रदायिक सद्भाव के लिए मध्यस्थता अधिनियम की धारा 43 के तहत सामुदायिक मध्यस्थता के लिए एक समिति बनाए। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ संभल शाही जामा मस्जिद कमेटी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट के 19 नवंबर के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें कोर्ट कमिश्नर को एक मुकदमे में मस्जिद का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था। इस मुकदमे में दावा किया गया था कि मस्जिद का निर्माण एक मंदिर को नष्ट करने के बाद किया गया था। पिछले हफ्ते संभल के सिविल जज सीनियर डिवीजन ने एक अधिवक्ता आयुक्त द्वारा मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए एक पक्षीय आदेश पारित किया था। वादी ने दावा किया था कि चंदौसी में शाही जामा मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट बाबर ने 1526 में वहां मौजूद एक मंदिर को ध्वस्त करने के बाद किया था। सर्वेक्षण के कारण हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें 4 लोग मारे गए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने माना है कि प्रतिकूल पुलिस सत्यापन रिपोर्ट यानी कि पुलिस इंक्वायरी रिपोर्ट किसी नागरिक को पासपोर्ट पाने के उसके कानूनी अधिकार से वंचित नहीं कर सकती है। न्यायमूर्ति अनूप कुमार धांड की पीठ ने कहा कि पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी करने का निर्णय अकेले पासपोर्ट प्राधिकरण को लेना है और वे केवल प्रतिकूल पुलिस रिपोर्ट के कारण बिना सोचे समझे इस तरह के दस्तावेज जारी करने से इनकार नहीं कर सकते। अदालत एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ता के पासपोर्ट को नवीनीकृत करने के लिए सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता को 2012 में पासपोर्ट जारी किया गया था, जो 2022 तक वैध था। नवीनीकरण के लिए आवेदन सरकार ने बिना कोई उचित कारण बताए खारिज कर दिया था, जैसा कि याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था। तदनुसार याचिकाकर्ता के पासपोर्ट को नवीनीकृत करने के सरकार के कृत्य को 8 सप्ताह के भीतर पासपोर्ट को नवीनीकृत करने के निर्देश के साथ रद्द कर दिया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने बुधवार 27 नवंबर को एक गर्भवती कैदी को उसकी डिलीवरी के लिए 6 महीने की जमानत दे दी है, यह देखते हुए कि जेल के माहौल में बच्चे को जन्म देने से निश्चित रूप से न केवल मां बल्कि बच्चे पर भी असर पड़ेगा। एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी फाल्के ने कड़े नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस यानी एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज इस महिला को जमानत दे दी। न्यायाधीश ने कहा, प्रत्येक व्यक्ति सम्मान का हकदार है, चाहे वो कैदी ही क्यों ना हो। पीठ एक महिला कैदी द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे एनडीपीएस अधिनियम के तहत लगभग 7 किलोग्राम से ज्यादा गांजा रखने के लिए गिरफ्तार किया गया था। अगली बड़ी खबर में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 29 नवंबर को कहा कि वो 16 दिसंबर को तय करेगा कि वकील एक साथ पत्रकार के रूप में भी काम कर सकते हैं या नहीं। न्यायमूर्ति अभय एस ओक और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज बसी की पीठ एक वकील द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में यानी एक फ्रीलांसर जर्नलिस्ट के रूप में भी काम करता था। न्यायमूर्ति ओक ने कहा, हमारे सामने ये तर्क दिया गया था कि बार के एक सदस्य के लिए पत्रकार बने रहना स्वीकार्य है, इसीलिए हम इस मुद्दे पर फैसला करेंगे। कोर्ट ने पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को वकील मोहम्मद के आचरण की जांच करने का निर्देश दिया था। कामरान मोहम्मद एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में काम करने के साथ साथ एक वकील के रूप में भी प्रैक्टिस कर रहे थे। कल संसद में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि केंद्र सरकार उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों को अपनी संपत्ति या संपत्तियों का रिटर्न घोषित करने के लिए अनिवार्य कानून बनाने पर विचार नहीं कर रही है।
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा द्वारा उठाए गए एक सवाल के जवाब देते हुए ये बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल 2020 के ऐतिहासिक फैसले में न्यायालय ने न्यायालय की वेबसाइट पर न्यायाधीशों की संपत्ति का खुलासा करने के मुद्दे पर न्यायाधीशों की समिति की सिफारिशों पर विचार भी किया है। आज की आखिरी खबर में मलयालम सिनेमा में महिलाओं के शोषण की जांच के लिए गठित न्यायमूर्ति हेमा समिति के समक्ष गवाही देने वाली एक मलयालम फिल्म अभिनेत्री ने केरल उच्च न्यायालय द्वारा किए गए बयानों के आधार पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अभिनेत्री ने अपनी विशेष अनुमति याचिका में कहा कि उन्होंने हेमा समिति को विशुद्ध रूप से शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बयान दिया था, ना कि कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने स्वेच्छा से यह समझकर बयान दिया था कि इसका उद्देश्य पूरी तरह से समिति के शैक्षणिक या सलाहकार उद्देश्यों के लिए था, ना कि किसी कानूनी या आपराधिक कार्यवाही को शुरू करने के लिए। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा दिए गए कुछ बयान कहे सुने आरोप थे, जिन्हें बाद में प्रभावित पक्षों ने खारिज भी कर दिया था। ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelawin, जहां आप इन सारी खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताजा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए अपने व्यूज। हमें YouTube पर सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करिए एज अ मेंबर, और सिर्फ 89 रुपए प्रति माह में आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। धन्यवाद।